वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में क्या सब्ट्रैक्शन देखा था और मल्टीप्लिकेशन का कुछ टाइप देखा था ना, और मैंने बताया था कि हम लोग पैरेलली अरिथमेटिक भी स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश अब यही रहेगी कि मैं आपको दो वीडियो दिया करूं, है ना, एक आपका अरिथमेटिक में और एक आपका सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है, कोशिश रहेगी। और तो अरिथमेटिक में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली पूरे अरिथमेटिक को अगर मैं बात करूं, पूरे अरिथमेटिक को आप तीन पार्ट में बांट सकते हैं, परसेंटेज एंड रेशियो। बस ये दोनों, अगर आपको पूरे अरिथमेटिक को आप दो पार्ट में बांट दीजिए, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बस अरिथमेटिक में यही दो चैप्टर होता है, इसके अलावा और कोई चैप्टर नहीं होता है। बाकी सारा कुछ खेल इसी का है। अगर आपको ये दो चैप्टर अच्छे से आता है तो पूरे अरिथमेटिक पे आपकी बहुत ज़बरदस्त कमांड हो जाएगी। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हैव एक्सीलेंट कमांड ऑन दिस टू टॉपिक्स। कौन सा? परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है मैं आपको वो ले लेता हूँ। पहला देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई थ्योरी वेरी कुछ नहीं है। क्वेश्चंस कीजिएगा और आप सीखते चलिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, पहला क्वेश्चन आपका ये है, बताइए मुझे आप, अगर a/5 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/3, तो a/b/c बताइए। a/5 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/3, तो आपको a/b/c बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी ऐसा है तो आप डायरेक्टली आंसर लिखा कीजिए। डायरेक्ट जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आंसर क्या होता है, 5 4 3, ये आपका डायरेक्ट आंसर होता है, ठीक है जी, फाइन। लेकिन ये डायरेक्ट आंसर आया कैसे, ये जानना भी ज़रूरी है ना, ताकि जब कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं तो आप उसको मैनेज कर पाओ, ठीक है। तो चलिए ये आया कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए a/5 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/3 है, ठीक है। तो हम इन तीनों के बराबर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लेते हैं। a/5 इज इक्वल टू क्या, b/4 इज इक्वल टू क्या, c/3 इज इक्वल टू k मान लिया। अब यहाँ तक अगर हमने ये मान लिया तो बताइए a हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे 5 के, b क्या लिखेंगे 4 के, c क्या लिखेंगे 3 के, ठीक है जी। अब हमें निकालना है a/b/c। अब a/b/c निकालना है तो बताइए क्या हमारा, ये हमारा है 5 के, ये हमारा 4 के, ये मेरा 3 के, ये आ गया। ध्यान दीजिएगा, जब कभी आप a/b/c निकाल रहे हैं, कोशिश आपको यही करनी है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे। मतलब ये कि इनके बीच कुछ भी अगर कैंसल आउट हो रहा है तो आप कैंसल आउट कर दो। मतलब जब आप a/b/c निकाल रहे हो तो आप इस बात का ख्याल रखें कि ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसमें कुछ भी कैंसल आउट, कुछ जो भी कैंसल आउट हो रहा हो आप उसे कर दें। एट द लास्ट, जो लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट होना चाहिए उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे k क्या है, k आपका सब में कॉमन है, तो k सब में कॉमन है तो k यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, फाइन। तो क्या गया मेरा, अगर सपोज कीजिए ऐसा रहता, 20 रहता, 16 रहता और ये 12 रहता, ऐसा रहता, मान लीजिए सपोज ऐसा रहता, तो हम क्या करते, 5 4 3। हमेशा a b c जब भी आप रेशियो लिखें
तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। मतलब अगर तीनों में, सिर्फ 2 की बात नहीं कर रहा मैं, अगर तीनों में कोई एक चीज़, कोई एक फैक्टर जो है कॉमन है, आप उसे बाहर निकाल के फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखिए 20, 16, 12 है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है इसमें 4 कॉमन है, तीनों में 4 कॉमन है, इसलिए मैं 4 वहाँ से निकाल के हटा दूंगा। अगर सपोज कीजिए ऐसा होता है, यहाँ पे मान लीजिए 20, 16, 17 होता, तो आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों? यहाँ पे तो 4 कॉमन, यहाँ इसमें 4 है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें 4 है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है A/B/C जब निकाल रहे हैं, तब अगर इन तीनों में कोई, आई रिपीट, इन तीनों में कुछ अगर कॉमन है तभी इससे छेड़खानी कीजिए। अगर तीनों में कॉमन नहीं है तो छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। या A/B/C/D रहता तो भी वही करते, सिंपल सा कर देते। तो अगर चारों में, एक मैं एग्जांपल और दे दूंगा, चलो मैं 4 का एग्जांपल दे दूंगा। अगर चारों में कुछ कॉमन होगा तो उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे। अगर 4 का क्वेश्चन है और 3 में कुछ कॉमन आ रहा है, चौथे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करा है। अगर ऐसा होता क्वेश्चन A/10, B/20, C/30, D/40, अगर ऐसा होता तो हम क्या लिखते? हम लिखते A/B/C/D इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40। और यहाँ पे क्या आपका 10 कॉमन है, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा 1:2:3:4। ये होगा आपका फाइनल आंसर। हाउएवर अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देता, मैं यहाँ पे ऐसा कर देता, 7 कर देता, तो आपका आंसर क्या होता? तो आपका आंसर जो है सिंपल 7 हो जाता। बस ये, क्योंकि देखो 10 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो जब तक चारों में कुछ कॉमन ना हो जाए, जब तक चारों में कॉमन ना हो जाए, तब तक आप उससे छेड़खानी ना करें। हाँ, अगर चारों में कुछ कॉमन है तो आप डेफिनेटली उसे वहाँ से निकाल फेंकिए, क्योंकि रेशियो जो रहता है, कोशिश कीजिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने को। ठीक है, तो पहला पैटर्न हमारा ये बनता है। अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो ऐसे करते हैं। सिमिलरली अगर बोलेगा A/2 इज इक्वल टू B/3, तो A/B का रेशियो क्या होगा? तब क्या बोलोगे? A/B इज इक्वल टू क्या? 2:3। ठीक है, फाइन। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, मैंने बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करा है। ठीक है, क्लियर है? फाइन। चलिए अब एक क्वेश्चन मुझे बताइए आप, ये आपका R/M हमारा है 3:5, M/S है हमारा 7:4। आपने मुझे बताना है R/M/S, आपने मुझे ये बताना है। R/M दे रखा है 3:5, M/S दे रखा है 7:4। आपने बताना है R/M/S क्या होगा, निकालिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। हाँ जी, देखिए अभी आपने क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, मान लीजिए A/B, मान लीजिए हमारा है X/Y है, ठीक है, B/C क्या हमारा W/Z है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा कुछ दे रखा हो और आपसे पूछे ABC, ऐसा आपसे पूछे। ठीक है, देखिए इसे करने के n तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है, जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यूं कर देना है, मतलब क्या हो जाएगा XWY इस टू क्या YZ। आप इसको फॉर्मूला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, है ना, ट्रिक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। ठीक है, क्या होगा, X को मल्टीप्लाई कर देंगे W से, W कर देंगे Y से, और Y कर देंगे Z से। तो अगर आपको ये एरो याद है, और ये बहुत इजी है ना, तो ये आपका, आई रिपीट, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं ये फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये करना है। अगेन
जब ये आपका ऐसा हो जाए मेक श्योर कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर कुछ कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कर दिया कीजिए, ठीक है। तो अब बताइए अगर हम इसी टेक्निक को यहाँ लगाएं तो क्या हो जाएगा बताइए, 21, 35 और 20 ये हो रहा है। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? तो आप बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको एज डी छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ओके फाइन। हाँ अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और डिस्कस कर देना चाह रहा हूँ। कभी कभी क्या होगा आपसे एग्जाम में यूँ पूछेगा, A:B दे देगा, ठीक है। मान लीजिए 2:7 दे दिया। इस बारी C:B दे देगा आपका, क्या रख लीजिए, मान लीजिए 8:9 दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछ देगा A:B:C पूछ देगा। समटाइम्स इट हैपन्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उस ट्रिक को अप्लाई करने के पहले आप देख लीजिए A:B है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, अगर B यहाँ है तो यहाँ पे B आना चाहिए। जो कॉमन टर्म है वो ऐसे होगा, है ना, A:B तो यहाँ B:C ही होना चाहिए, ना कि C:B। तो A:B हमारा 2:7 है और C:B हमारा 8:9 दे रखा है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दीजिए, B:C क्या हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। अब बताइए, अब ये हमारा इस फॉर्म में आ गया A:B, B:C क्या हो गया 9:8। तो अब A:B:C निकालना बहुत ही आसान काम है। कितना, 9 दूनी 18, 9 7 63 और 8 7 56, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो A:B:C क्या हो जाएगा, 18:63:56। तो जब कभी अगर कुछ ऐसा ट्विस्ट किया हुआ हो तो आप इसका थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है। फाइन, ये 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट, तीसरा, अगर आपसे पूछे A:B इक्वल टू 3:4, B:C इक्वल टू 5:6, C:D इक्वल टू 4:5 और D:E इक्वल टू 2:7 और आपसे पूछे बताओ A:B:C:D:E क्या होगा, आपसे ये पूछे तो कैसे निकालिएगा, निकालिए, कोशिश कीजिए। हाँ जी, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, इसका तरीका क्या होता है। तो जब A:B और B:C होता है तब तो हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिक है ये हमारा काम कर जाता है। लेकिन जब ऐसे बड़े नंबर हो जाएं तो ट्रिक तो इसका भी है, बट यहाँ पे ट्रिक वगैरह लगाने की कोशिश ना करें। तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करने जा रहा हूँ, देखिए कैसे आपको समझ में आएगा। और फिर ये 5 का पूछे या फिर 6 का, 7 का, कैसा ही पूछे आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरा A:B क्या है, मेरा N1:D1 है, ठीक है। मेक श्योर कि यहाँ पे B:C ही हो और ये मान लीजिए मेरा ये N2:D2 है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज कि यहाँ पे D:C दे रखा है, यहाँ पे D:C दे रखा है। अगर D:C दे रखा है तो हम उसे C:D में ले लेंगे। अल्टीमेटली वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा N3:D3। अब D:E क्या हो गया मेरा, मान लेते हैं ये N4:D4, ठीक है। ये मैंने इसको जनरलाइज कर दिया, ओके। अब अगर मुझे निकालना है A:B:C
इस टू डी इस टू ई, अगर मुझे ये निकालना है तो देखिए मैं कैसे निकालूंगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या है ए, तो ए में कोई लफड़ा ही नहीं है, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिख दीजिए N1 N2 N3 और N4, ठीक है। ए के साथ हमारा ये हो जाएगा। अब ई के लिए, ई क्या लास्ट में, स्टार्टिंग में और लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होता, स्टार्टिंग का ये और लास्ट का ये, तो लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा D1 D2 D3 D4, ठीक है जी। स्टार्टिंग के टर्म में इसको कर देते हैं और लास्ट वाले टर्म में इसको कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है BCD इंटरमीडिएट वालों का। तो देखिए हम इंटरमीडिएट का कैसे निकालते हैं, तो बताइए। देखिए सबसे पहले आपको B कहाँ मिला है, तो आप बोलोगे B यहाँ मिला है। कहाँ मिला है, B यहाँ मिला है। तो जहाँ सबसे पहले मिला, अगर मैं B की बात करूँ, तो B सबसे पहले कहाँ मिला है, यहाँ मिला है। तो लिखिए, लिख दिया आपने D1। अब देखना है क्या D1 के ऊपर कुछ है, क्या D1 के ऊपर कुछ है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है, तो रहने दीजिए। अब देखना है कि B हमें फिर कहाँ मिल रहा है, तो B हमें यहाँ मिल रहा है, B हमें यहाँ मिल रहा है, B हमें दूसरी बार यहाँ मिल रहा है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा N2 लिख दीजिए। अब देखिए क्या N2 के नीचे कुछ है, तो आप बोलोगे हाँ है, N3 N4, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब अगर मैं C पे आता हूँ, बताइए C सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है, C सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, तो लिखिए D2, ठीक है जी। अब जो है इस D2 के ऊपर कुछ है, तो बोलोगे हाँ है, तो D1 लिख दीजिए। C फिर कहाँ मिल रहा है, N3 पे मिल रहा है, तो N3 लिख दीजिए। N3 के नीचे कुछ है, तो आप बोलोगे हाँ N4 है, तो ये N4 लिख दिया। अब आते हैं D पे, बताइए D कहाँ पे है, तो आप बोलोगे D यहाँ पे है, तो पहले आप D3 लिख दो। D3 के ऊपर कुछ है क्या, है, D1 D2 है, और D3 फिर D कहाँ मिल रहा है, N4 भी मिल रहा है। N4 के नीचे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट यही कहता है, सबसे पहले जो मिल रहा है आप उसे लिखो, सबसे पहले जो मिला उसको लिखो, उसके ऊपर कोई देखो, अगर उसके ऊपर जितना कुछ है मल्टीप्लाई कर दो। फिर देखो दूसरी बार कहाँ मिल रहा है, दूसरी बार यहाँ मिल रहा है, उसे लिखो, और फिर उसके नीचे जितना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से हमारा ये निकल गया। तो अगर मैं लिखूँ, अगर मैं फाइनली अपना रिजल्ट लिखूँ, तो मैं लिखूँगा A is to B is to C is to D is to E, क्या हो गया मेरा, ये हो जाएगा N1 N2 N3 N4 is to B, हमारा क्या है D1 N2 N3 N4 is to C, क्या है मेरा D2 D1 N3 N4, और हमारा D क्या आया है, फिर A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हमारा क्या हो गया D3 D1 D2 N4, और E क्या हो गया मेरा D1 D2 D3 D4। तो अब इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, हमारी यही अप्रोच रहने वाली है, चाहे वो 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो। हमें ये, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। अब यहाँ पे 5 टर्म हो या 6 टर्म हो या 7 टर्म हो या 8 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये ट्रेंड पता है तो आप बड़े आराम से आंसर लिख सकते हो। अब चलिए आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं हमने, है ना। जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ भी जब करवाता हूँ तो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया है। तो बताइए, अगर मैं A is to B is to C is to D is to E लिखूँ, तो मैं लिखूँगा A के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा 5 3 15 15 चक 60 7 दूनी 120, क्या होगा मेरा 120, ठीक है। अब अगर मैं B की बात करूँ, तो B की बात देखो, ये 4, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो 4 × 5 20 20 चक 80 80 दूनी 160, ठीक है। अब अगर मैं C की बात करूँ, C हमारा यहाँ है, तो 6 चक 24 24 चक 96, और 96 × 2
कितना हो जाएगा 192। और हमारा क्या हो गया डी देखो 6 पे 6 चक 24, 24 पच्चीस 120, 120 दूनी 240, ठीक है। और मेरा क्या है ई के लिए क्या मल्टीप्लाई कर दो, 24 पच्चीस 120, 120 इंटू 7 तो 700 और 700 और 140 कितना हो गया 840। ये हो गया मेरा ऐसा, ठीक है। इतने टफ आते नहीं है बट मैंने आपको वो करवा दिया, ठीक है। अब ये साफ साफ दिख रहा है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो जो भी कैंसल आउट वगैरह कुछ हो रहा होगा है ना, तो वो आप इसे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 4 से कीजिए 30, 40, 4 चक 16, 32, 4 चक 24 है ना, और ये हो गया। ये अभी भी फी आपका 2 से जा रहा है तो कितना हो जाएगा बताइए 15, और ये 20, और ये 24, और ये कितना 2 है ना, तो आपका 30, और कितना हो गया 105, ठीक है। ये अब और चीज़ जाएगा, अब नहीं जाएगा ना, क्योंकि 3 जो है अब ये नहीं, अब ये हमारा नहीं जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज़ माई फाइनल आंसर। तो कहने का मतलब यही है कि ऑलवेज जो आंसर लिखें वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। अब यहाँ के बाद अगर आप कुछ कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा तरीका होता है कि जब भी ऐसा हो तो हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लीजिए इस पर ना बेस्ट, तो आपको और भी क्लियर होगा। देखिए चलिए क्वेश्चन हमारा यूँ है, A:B क्या हमारा है 3:4, ठीक है। B:C क्या है 5:6, C:D क्या है हमारा ये 6:7, ठीक है। अब आपसे पूछता है A:B:C:D निकालिए। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है A:B:C:D। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर जो मैंने बताया है वो ऑर्डर अगर यहाँ पे अगर देखिए सेम क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा होता, अगर ऐसा दे रखा होता C:B, अगर ऐसा दे रखा होता तो हम अपना जो ट्रिक है वो अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेन नहीं बन रहा है ना, तो जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए है ना, B:C लिखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा 5:6, ठीक है जी, फाइन। अब देखिए तो जो फर्स्ट टर्म है उसके लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15 6 90, ठीक है। बी, अब देखिए बी हमें यहाँ मिला, इसके ऊपर कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो 4 और यहाँ क्या 4 × 5, इसके नीचे है क्या, बिल्कुल है, तो 4 × 5 20, 20 × 120। सी की बात करें तो बताओ 24, 24 × 6 144, और डी के लिए क्या 24 × 7 कर दीजिए, हाँ ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा है ना 24 × 7, ये हो गया। अगेन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका 2 से कट जाएगा, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये था कि इस टाइप से हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया, मैंने आपको 3 का बता दिया, 3 के लिए तो मैंने आपको बता दिया था ये वाला है ना, 4 के लिए बता दिया, 5 के लिए बता दिया, और मैंने जनरलाइज कर दिया। अब आपसे 6 का पूछे, 7 का पूछे, 8 का पूछे, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए हमारा ऐसा है 2A = 3B = 5C, और आपसे पूछे A:B:C बताओ, A:B:C बताओ, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ सिंपल ही करेंगे, एटलीस्ट आपको रेशियो तो निकालने आ जाए है ना, फिर तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वर्ड्स प्रॉब्लम्स पे आएंगे, लेकिन पहले एटलीस्ट कम से कम हमें रेशियो निकालना आ जाए। तो बताइए 2A = 3B = 5C है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट।
जब भी ऐसा आपसे क्या पूछ रहा है ए इज टू बी इज टू सी, तो जब आप ए का निकाल रहे हो तो ए को कवर कर दीजिए, कितना आया 3 और 5 बच गया, तो कितना हो गया 15। आप बी पे काम कर रहे हैं, बी को कवर कर दीजिए, 2 और 5 कितना हो गया 10। आप सी पे काम कर रहे हैं, सी को कवर कर दिए, कितना हो गया 6। तो अब कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो दैट इज़ योर आंसर। अगर यहाँ पे कुछ कैंसल आउट होता तो हम उसको कैंसिल आउट करते, लेकिन कुछ हो नहीं रहा तो हम इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। एक और लीजिए एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 5d, ऐसा होता और आपसे पूछता बताओ a इज टू b इज टू c इज टू d। अगर आपसे ऐसा पूछता तो हम क्या करते, जब a पे निकाल रहे हैं, जब a पे काम कर रहे हैं तो a को कवर करेंगे 3 4 12 12 25 60। जब b पे निकाल रहे हैं तो 2 4 8 8 25 40। c पे निकाल रहे हैं, c कवर कर दीजिए 2 3 6 6 25 30। डी कर रहे हैं तो डी कवर कर दीजिए 2 3 6 6 6 24। और देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन क्या 2 है, तो 2 से कीजिए तो क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, तो दैट इज़ योर आंसर। तो इन्हीं ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है, ठीक है, फाइन। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है 2/3a इज इक्वल टू शॉर्ट ना इज इक्वल टू 4/7b इज इक्वल टू क्या 16/9c, और आपसे पूछेगा a इज टू b इज टू c निकालिए, आपसे ऐसा पूछ सकता है। देखिए इस क्वेश्चन पे मैं आऊँगा, ठीक है। इसके पहले जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसका मैंने आपको शॉर्टकट तो दे दिया, लेकिन मैंने उसको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन नहीं किया, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन इन डेप्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, हमारा ऐसा है, क्या था 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू क्या था 5c, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। हमें a इज टू b इज टू c निकालना था। देखिए ट्रिक से तो वो हो गया है ना, लेकिन अगर हम इसे कॉन्सेप्चुअली निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इन सब के बराबर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या k। तो बताइए a हमारा क्या हो गया, a हो गया हमारा k/2, b क्या हो गया k/3, c क्या हो गया हमारा k/5। तो अब अगर मैं निकालूंगा a इज टू b इज टू c, तो क्या होगा, ये होगा k/2 इज टू क्या k/3 इज टू क्या k/5, ये हो गया हमारा, ठीक है जी। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर किसी में कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको निकाल फेंकिए। तो यहाँ पे k तीनों में दिख रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो हमने इसको निकाल दिया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 1/2 इज टू 1/3 इज टू क्या 1/5। और मैंने आपको ये भी बोला है कि आंसर ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 3 5 एलसीएम कितना होगा 30, तो 30 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो यही हमारा आंसर वहाँ से भी आ रहा था। तो अल्टीमेटली आंसर तो यही आना है, आंसर तो यही आना है, लेकिन जो उस ट्रिक के पीछे जो कॉन्सेप्ट था हमारा ऐसा था। जब भी 3-4 चीज़ें आपस में इक्वल हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखिएगा कि आप उसके बराबर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लीजिए, और फिर जब प्रोसीड कीजिएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी और ऐसा कुछ आ जाए ना, जब भी a टू b टू c ऐसा कुछ आ जाए, है ना, फ्रैक्शन में, तो आप एलसीएम लीजिए और उसको सिंपल टर्म में रखिए। आई रिपीट, जब भी आप a टू b टू c निकाल रहे हो तो आंसर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया शॉर्टकट, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट से, उस क्वेश्चन को हमने कॉन्सेप्ट से कर लिया, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। अगर हमें ये निकालना है, देखिए शॉर्टकट तो इसमें भी है, शॉर्टकट इस क्वेश्चन में भी है, ट्रिक इस क्वेश्चन में भी है, लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, आप नॉर्मल तरीके से सोल्व करें, है ना, नॉर्मल तरीके से सोल्व करें। ट्रिक इसमें भी है, बट आई डोंट वांट टू गो इन दैट, ओके। जस्ट इसको आप नॉर्मल तरीके से सोल्व कीजिए। देखिए तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा आएगा a इज इक्वल टू 3/2 के
बी हमारा क्या आ जाएगा, बी हमारा आ जाएगा, बी क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 7k/4 और सी क्या आ जाएगा मेरा 9k/16। अगर आपको A/B/C निकालना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 3/2। अब मैं चूँकि के तीनों में साफ साफ दिख रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। 7/4 = क्या 9/16, ये हमारा आ गया। लेकिन अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, तो 2 4 16 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 4 16 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे 16, है ना। मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा कैसे एलसीएम एचसीएफ शॉर्टकट तरीके से निकाला जाता है। तो 2 4 16 का एलसीएम कितना होगा 16, तो यहाँ कितना जाएगा बताइए, यहाँ जाएगा आपका 24, यहाँ क्या जाएगा 28 और यहाँ क्या जाएगा 9 एंड दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका होता है। अब मैं इसका आपको ट्रिक देता हूँ, अब मैं आपको इसका ट्रिक देता हूँ। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ट्रिक इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझें, ताकि जब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ ट्रिक रट्टा मार के जाओगे तो बात नहीं बनेगी। यू शुड बी नोइंग द कॉन्सेप्ट एज वेल। ठीक है, तो अभी देखिए, जब भी ऐसा है तो ट्रिक ये बोलता है कि आप न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। तो 2 4 कितना हो गया 16, तो 2 4 16 का एलसीएम कितना हो गया 16। अब 16 है तो बताओ यहाँ पे 2 है, तो 16 बनाने के लिए क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 24। यहाँ पे 16 बनाते हो, यहाँ पे 16 बनाना क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी कर दो, कितना हो गया 28। यहाँ पे 16 ऑलरेडी है, आपको कुछ नहीं करना है, तो एज इट इज छोड़ दो, दैट इज योर आंसर। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। आप एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो वर्बली, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको ऐसे सोल्व करें, ज़रूरत नहीं इसे सोल्व करने की, लेकिन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बताया है कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फाइन, ये हो गया हमारा। आज हम लोग ऐसे बेसिक टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए, तो आई थिंक सारा मैंने कवर कर दिया, बिल्कुल कवर कर दिया। तो अब जल्दी से 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा है x = 1/3y और है आपका y = 1/2z, और आपसे पूछ रहा है x = y = z। ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रहे आपके ऑप्शन, ये रहे आपके ऑप्शन। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। एक तो नॉर्मल अप्रोच जो है, एक नॉर्मल अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो बोलेगा ऐसा, बताइए x = क्या है हमारा 1/3y। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x = y = क्या 1:3, ये आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं लिखूँ y = ½ of z, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे y = z = क्या 1:2, ये हो गया। तो यहाँ से अब ये बिल्कुल रेडीमेड है, हमें मालूम है कैसे सोल्व करते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा 1:3:6, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा इसका सोल्व करने का तरीका। देखिए आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीज क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली ईजी, है ना। लेकिन चूंकि मैंने चैप्टर स्टार्ट करा है इसलिए मैं बिल्कुल ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, वरना ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आप में काबिलियत होनी चाहिए कि आप ऐसे क्वेश्चन को वर्बली आप कर पाओ। ठीक है, तो एक तो हमारा ये अप्रोच हो गया, मैंने आपको आंसर निकाल दिया। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि हमें आंसर निकालना नहीं है, हमें आंसर मार्क करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। बताइए x = क्या है मेरा, x जो है y का 1/3 है, x जो है
y का 1/3 है। अब बताइए यहाँ पे x 3 कह रहे हैं, y 2 कह रहे हैं, क्या x y का 1/3 है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो समटाइम्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऑप्शंस को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर आपको वैसे करना है तो आप वैसे कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ ही रखा है। ये रहा आपका, ठीक है, आपसे पूछ रहा है A/B/C/D पूछ रहा है। ठीक है, इजकल टू व्हाट। ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए 4:6:7:9, ऑप्शन बी ये रहा आपका 16:24:30:35, ऑप्शन सी रहा हमारा 8:12:15:7, और ऑप्शन डी रहा हमारा 30, 35 और 24 और 16। ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए, देखते हैं, ट्राई कीजिए कितना आपका आया। हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने कितना टाइम लिया, ये दोनों ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इस क्वेश्चन को लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए A/B हमारा क्या है 2/9 क्या 1/3। तो सबसे पहली बात कि A/B रेशियो को ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है ही नहीं, तो आप पहले लिखिए A/B लिखिए। A/B हमारा क्या हो जाएगा 6:9। क्या हो गया मेरा 6:9। तो 6:9 हो गया, तो मतलब कितना आप रख लीजिए 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। ठीक है, हमारा A/B क्या हो गया 2:3। सिमिलरली यहाँ बताइए ये क्या हो जाएगा 28 और क्या 35। A/B क्या हो गया, हाँ B/C, ये क्या हमारा B/C क्या हो गया मेरा 28:35। ठीक है जी, तो अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो B/C हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7×6 = 28, 7×5 = 35। ठीक है जी, फाइन। देखिए जब भी A/B ऐसा हो तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, फाइन। अब D/C हमारा बताइए, D/C क्या आ जाएगा, D/C हमारा आ जाएगा आपका 35 और 30। क्या हो गया 35 और 30। तो अगेन ये हमारा D/C क्या आ जाएगा 5 से 35 और 5 × 30। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है जी, तो अब अगर मैं लिखूँ इसे, अगर मैं इसे लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। देखिए A/B हमारा क्या है 2:3। ठीक है, B/C क्या हमारा 4:5। अब देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए C/D, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है D/C, क्वेश्चन में क्या दे रखा है D/C। ठीक है, तो हम पहले इसे निकालते हैं C/D। तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6:7। और अब अगर आपका ये आ गया है तो आप इसे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे बताइए, ये हो जाएगा अगर देखिए A/B/C/D, A/B/C/D आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 × 6 = 48। ठीक है, बी का देखिए 4 तिहाई 12, 12 × 6 = 72। सी का देखिए, हाँ सी का देखिए तो आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 15 × 6 = 90। और डी का 5 तिहाई 15, 105। दैट इज योर आंसर। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। देखिए
तो क्या हो जाएगा, 3 से कर दीजिए, 16, 24, 30 और 35। अब ये जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 16, 24, 30, 35 एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन बी। लेकिन आप खुद देखो कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया इस इजी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पहले आपने ये किया, वो किया, फिर ये निकाला और तब जाके आंसर मार्क किया, है ना। ये हुआ कि आपने आंसर निकाला और आंसर मार्क किया। समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऑप्शंस का सिर्फ एनालिसिस काफ़ी है। तो मैं एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बतलाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में इतना करने की कतई ज़रूरत नहीं थी। आपको सिर्फ ऑप्शन को देखना था और आंसर मार्क करना था। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए रहने दीजिए। ठीक है, हाँ जी, आप किसी एक को पकड़िए, है ना। आप देखिए A/B पकड़ लीजिए, या B/C या D/C, कुछ भी पकड़ लीजिए। मैंने पकड़ लिया, चलो मैंने D/C पकड़ लिया। तो D/C जब मैं पकड़ूंगा, बताइए इसके थ्रू हमारा कितना आ रहा, 35 और 30, कितना आ रहा है, 35:30 आ रहा है। ठीक है, 35:30 आ रहा है। मतलब C/D जो है वो 30:35 के रेशियो में रहेगा। ठीक है, या फिर और कुछ कैंसल आउट थोड़ा कर दीजिए, 6 और या 7। तो कहने का मतलब ये है कि C/D, देखिए C/D हमारा कितना है, 30:35, मतलब क्या, 6:7। तो कहने का मतलब ये है कि C और D के बीच में रेशियो जो रहेगा 6:7 का ही रहेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें C और D 6:7 के रेशियो में है? तो आप बोलोगे ऑप्शन ए क्या नहीं है, 7:9 है। ऑप्शन बी में तो है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें कि C और D में जो रिलेशन है वो 6:7 का है। तो बिना कुछ किए हमें सिर्फ देखना था और आंसर मार्क करना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक बार आप सरसरी निगाह से एक बार ऑप्शंस को टटोल लीजिए। हो सकता है कि आपको आंसर उसमें छिपा हुआ मिल जाए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बाकायदा निकालें और तब आंसर मार्क करें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे वही पूछ रहा है, A/B/C/D पूछ रहा है। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ। ऑप्शन है हमारे 6, 4, 8, 10। ऑप्शन बी हमारा 6, 8, 9, 10। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा 8, 6, 10, 9। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारा 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। चलिए कीजिए, बताइए मुझे क्या आ रहा है इसका आंसर। तो अगेन आप अगर देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अभी बता रहा हूँ। अगर A/B ऐसा दे रखा हो, A/B/C/D, ठीक है, जब भी ऐसा दे रखा हो तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए। A/B क्या होगा मेरा, AD क्या हो जाएगा, BC, AD/BC हो जाएगा। ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फाइन। अभी देखिए मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है, अगर मैं, है ना, मैं किसी एक को पिक करता हूँ, मैं मान लीजिए C/D को ही पिक कर लेता हूँ, तो बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 20 और क्या 18। 20, 18 का मतलब क्या हो जाएगा, C और D का जो रेशियो रहेगा वो 20:18, मतलब कितना, 10:9। तो
आंसर कुछ भी हो, लेकिन सी और डी के बीच में जो रेशियो रहेगा वो 10:9 का ही रहेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको क्या बोला था, जस्ट ए विजुअल एनालिसिस, जस्ट ए मेंटल ऑब्जर्वेशन इज मोर देन सफिशिएंट टू सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ये ट्रिक लग जाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में लगते हैं, और जहाँ पे नहीं लगता मैंने आपको तरीका बता रखा है, आप वैसे सोल्व कर लो। लेकिन जिस क्वेश्चन में लग रहा है वहाँ तो कम से कम लगाएंगे, वहाँ तो टाइम बचाएंगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करा है, और फर्स्ट क्लास में मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया है कि रेशियो वगैरह कैसे निकालते हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में से इसी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, है ना, लेकिन ये बहुत ही फर्स्ट क्लास थी, बिल्कुल ही बेसिक। अब जब मैं आगे रेशियो वगैरह निकालूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, अगर आपने ये कर रखा है तो ठीक है ना। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास इसी का कंटिन्यूएशन होगा, है ना। तो जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। ओके, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।